जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं पब्लिक इंडिया के संपादक आदरणीय आनंद वर्धन जी। स्वागत और अभिनंदन। राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में हैं। रायबरेली से वो लोकसभा सांसद हैं। अपने क्षेत्र में घूमने गए। आज उन्होंने एक प्रतिमा का, पासी जी की प्रतिमा का अनावरण किया और अनावरण करने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र की आई हुई जनता और प्रदेश से आए हुए विभिन्न जगहों से लोगों की भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने कई आज ऐसे शब्द छोड़ दिए हैं जो जनता सोचने को मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस के लोग आपके यहाँ आते हैं, आपको गुमराह करते हैं, देश की विकास की बात करते हैं, देश की चौथी अर्थव्यवस्था तक ले जाने का जिक्र करते हैं, महंगाई पर कहते हैं कि कुछ नहीं बढ़ा है, ये सब अनावश्यक और गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उनसे पूछिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने देश को क्या दिया है। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नागरिकों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप बोलिए, ये गद्दार शब्द अगर आपने प्रयोग कर लिया तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं विदेश मत जाएं, सोना न खरीदें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें, आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा। कुछ महीने में देखिए महंगाई कहां जाती है, डीजल, तेल, पेट्रोल, गैस, दाल, चावल के दाम कहां जाते हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री खुद ये खुलकर कहने लगे कि सोना मत खरीदिए, विदेश न जाएं, और खुद हजारों करोड़ रुपए के जहाज में बैठकर भारी भरकम लश्कर के साथ विदेश जाएं, तो क्या इससे बचत होगी। सर, यहीं से हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे कथन का असली मंतव्य क्या है और असली बातचीत क्या है। क्या वो संदेश प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं, मैं इसलिए इसको एक साथ सिलसिलेवार कर दूंगा। एक बड़ा प्रश्न है। पहली चीज ये है कि राहुल गांधी अगर चेतावनी दे रहे हैं तो अब उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश कर लिया है कि अगर आप उनकी चेतावनी सुन लें तो राष्ट्र का भी भला है, आर्थिक उसमें भी आप कुछ ले सकते हैं। नहीं सुने तो उसी तरह की हालत होगी जो कोविड में हुई थी। आप बाद में उसको कुछ भी बताते रहे कि ये तो मैंने ये 30 मार खा हो गया, मैंने 100 देशों को वैक्सीन दे दिया। लेकिन ये भी है कि इस देश में हम सब ने देखा था कि किस तरह से लाशें जलाई जा रही थी, किस तरह से लाशों को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा था, किस तरह से लोग घर भाग रहे थे। आप ना बाहर जाके, जो जॉर्ज साहब कल छाती पीट रहे थे कि हमने 100 देशों को वैक्सीन दी, वो सब आप कहते रहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी। इस बार भी राहुल गांधी चेतावनी दे रहे हैं। राहुल गांधी के हाथ में सरकार तो है नहीं, उनका जो काम है लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको जो समझ है, और ये समझ अब बार बार प्रूव होती जा रही है कि राहुल गांधी की समझ इन सब मामलों में या किसी भी मामले में ज्यादा समझदार है। उनको इंटरनेशनल इश्यूज का ज्ञान है, उनको आर्थिक समझ है, उनको ग्राउंड पे लोगों को क्या इसका होगा उसकी समझ है, और फिर वो उसको अपने हिसाब से आप तक पहुंचाते हैं। और आज तक वो पिछले 10-12 साल में, 14 साल में उन्होंने जो बात कही वो अक्षरशः वैसे ही करीब करीब सामने आई है। उन्होंने ये आज नहीं, उन्होंने 2-4 महीने पहले कहा था कि देखिएगा अगर अडानी को माफी मिलेगी, आप देखिएगा कैसे दिलवाया जाएगा, और वो सारी चीजें हो रही हैं। अब हैविंग सेड दैट, देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मोदी जी 4 देशों की यात्रा, 5 देशों की यात्रा, 6 देशों की यात्रा, वहां उनको अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड। मोदी जी ये कभी बताएंगे? मोदी जी ने तो ये बता दिया कि बड़े वो है दिन है और आप सोना मत खरीदिए और पेट्रोल कम यूज कीजिए और नाइट्रोजन अरे यूरिया खाद कम यूज कीजिए। लेकिन यहां तक पहुंचे क्यों, ये तो बताना चाहिए ना मोदी जी को। मोदी जी वो तो बताते नहीं है। मोदी जी इतने देशों की यात्रा कर रहे हैं, रुपया
अपने निम्नतम स्तर पे है। मतलब जब मैंने आज सुबह देखा था तो 97 क्रॉस कर गया था, लेकिन जब मैं अभी देखा 96.84 था। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक 97 के ऊपर रहेगा, 97 के ऊपर जाके सेटल हो जाएगा। मेरे एक दोस्त कह रहे हैं कि अब होल्ड लगी हुई कि रुपया पहले 100 मारता है कि पेट्रोल पहले 100 मारता है। वो दोनों में होल्ड लगी है। मोदी जी अब देखिए किसको बैक करते हैं, किसको जिताते हैं। दोनों मोदी जी के घोड़े हैं, तो मोदी जी किस घोड़े को जिताते हैं, किस घोड़े को जिताते हैं। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये भी समझ लीजिए कि पिछले 2.5 महीने में 5.5% गिरा है रुपया, और इसी समय जो रूबल है, चाहे रूस की करेंसी, चीन की करेंसी, सब मजबूत हुई है, ये स्ट्रांग हुई है। हमारे अगल बगल के भी जो जो जिनको हम लोग हंसी उड़ाते हैं, अरे वो भी कोई करेंसी है, वो भी कोई करेंसी है, वो करेंसीज जो हैं वो 5.5% कोई नहीं गिरी, कोई आधा परसेंट कोई इस तरह से गिरी है। हमारे एक बीजेपी के एक रिस्पॉन्सिबल लोगों ने आज बताया कि अरे इनको पता नहीं पाकिस्तान में 250 रुपए तेल बिक रहा है। भाई साहब, रुपए उनका जो हमारा 1 रुपया जो है उसमें उनका 1 रुपये 5 मतलब 35 पैसे, हमारा जो 35 पैसा उनके 1 रुपए के बराबर। तो जब हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो वो 3 रुपए खर्च करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ 100 रुपया तेल है तो उनके यहाँ होना चाहिए 300। वो 250 रुपये बेच रहे हैं तब भी सस्ता बेच रहे हैं। मैंने सुबह देखा इंडोनेशिया में आज की तारीख में तेल 10,000 रुपया लीटर है, क्योंकि वहां की मुद्रा उस तरह से है। उनकी वो मुद्रा जो 10,000 रुपया है वो यहाँ के 50 रुपए के बराबर है। तो ये जो सस्ता है, पाकिस्तान में सस्ता है। देखिए, ये लोग आपको उस मुद्रा में कुछ बात करके बताने लगते हैं, जिसको ये जो बीजेपी की पुरानी आदत है, इसमें कोई नई चीज नहीं है कि जो हम और आप इसको ऐसा लग रहा है, बीजेपी ये करती रहती है। अब जो ज्यादा मुश्किल बात ये आ रही है कि मोदी जी के हाथ से निकल चुकी हैं सारी चीजें। मोदी जी अब खीखी आपने एक ध्यान किया, सोशल मीडिया की वजह से मोदी जी इस बार खीखी नहीं कर रहे हैं। जैसे वो हंसते बिना बात के हंसते, तो वो मोदी जी ने बंद कर दिया। तो ये तो लगाम लगा दी है उस थैंक्स टू दैट जो हम लोगों के एक व्यंगकार थे, जिन्होंने 2 मिनट का, 2.5 मिनट का या कुछ सेकंड का, बल्कि 53 सेकंड का एक वीडियो बना के मोदी जी को इस गेम से बाहर कर दिया था। तो मोदी जी ने खिखी करना बंद कर दिया है। मैं इस बातों को इसलिए कह रहा हूं कि सरकार बीजेपी चला रही है, बीजेपी बहुत अच्छे से कोई भी इलेक्शन हार नहीं रही है। बीजेपी ने सब इंतजाम कर लिया कि बीजेपी ही इलेक्शन जीते, दूसरी पार्टी जीत भी ना पाए। तो उसी तरह से देश भी तो कुछ कर लो। फिर बीजेपी के सारे लोग कल ताली पीटने आ गए कि देखा, रूस ने फिर 1 महीने की मोहलत हमें दे दी। मतलब रूस ने आपको 1 महीना कहा, चाहे 1 महीना और खरीद लो। और हम कितने खुश हैं, मतलब इस देश का भक्त कितना खुश है कि वाह 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 वाह, देखा मोदी जी के नेतृत्व में हमें 1 महीने के एक्सटेंशन और मिल गया। मतलब अमेरिका क्या है, आपका पिता है, आपका क्या है, आप क्यों ये सब कर रहे हैं? और अब तो स्पष्ट हो गया है, ये सारे काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अडानी जी की वहां मोटी दबी हुई है। एक छोटी सी और चीज है जो कि इससे रिलेट करती है, और वो आप चाहिएगा तो आप इसको एक्स से डाउनलोड करके दिखा भी देंगे। हाल के दिनों में ये जो चर्चा हो रही है, भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं सब। अंबानी जी कहाँ निवेश कर रहे हैं? टेक्सास में वो एक रिफाइनरी लगा रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं कि 30 बिलियन यूएस डॉलर की, 40 बिलियन यूएस डॉलर। 1 बिलियन में आज की तारीख में 9,700 करोड़ होते हैं। मोटे तौर पे आप 10,000 भी मान सकते हैं, क्योंकि 9,700 करोड़ को राउंड ऑफ करेंगे तो करीब 10,000 करोड़। तो अगर वो 30 बिलियन या 40 बिलियन कर रहे हैं तो करीब 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं रिलायंस वाले। अगर अडानी जी ने अभी अपना जो सेटलमेंट किया है, जिससे उनको उस क्रिमिनल केस से छूट मिली है जहां पे वो घूस देते हुए पकड़े गए थे, उनके पास एविडेंस थे, उससे वो बरी हो गए हैं, बरी नहीं हुए हैं, उसको उन्होंने सेटल कर लिया है। ट्रंप के अपने वकील को रख के मांडवाली कर ली है, उससे उन्होंने एक सेटलमेंट करके 10 बिलियन, अब वो कह रहे हैं 10 बिलियन वो लगाएंगे, 10 बिलियन मतलब 1 लाख करोड़ वो लगाएंगे। उससे पहले जो सेटलमेंट का 3-4 हजार करोड़ है उसको मैं गिन ही नहीं रहा। तो ये 2 हो गए। 6 मई को वो अगर हो सके उसको लगवा दीजिएगा। 6 मई को सर्जियो गौर, जो वहाँ का एम्बेसडर इंडिया में है, स्पेशल एनवॉय टू साउथ एशिया है ट्रंप के, उन्होंने एक
ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज मेरी मीटिंग हुई, 12 हिंदुस्तान के उद्योगपतियों ने ट्रंप के नेतृत्व में आस्था दिखाते हुए ये कहा कि हम 20.5 बिलियन का निवेश करेंगे अमेरिका में। ये उनका कहना है। तो भारत के ये जो 12, 13, 14 लोग मिलके हैं, ये लोग आपस में ही मिलके 4-5 लाख करोड़ रुपए का निवेश अमेरिका में कर रहे हैं। वो अमेरिका जो ट्रंप कह रहा है कि खबरदार अगर तुमने एप्पल का फोन इंडिया में बनाया, तो अगर बनाया तो फिर यहां नहीं, खबरदार, अगर फोन बनना है तो यही बनना है, उस जगह जाके ये हमारे लोग वहां कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन कॉर्पोरेट के जो 10-20 लोग हैं, उन्हीं का 16 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर रहे हैं, उन्हीं को आप कॉर्पोरेट टैक्स में राहत दे रहे हैं, उन्हीं को आप सब तरह की राहत उनको दे रहे हैं, उन्हीं को आप लोन दे रहे हैं, उन्हीं को आप जमीन दे रहे हैं औने पौने दामों पे। ये सारी चीजें उनके लिए हैं, बाकी के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी जब ये कहते हैं कि सोना मत खरीदो, तो मोदी जी किससे कह रहे थे सोना मत खरीदो? आप मुझसे बहुत कम उम्र के हैं, आपने पिछले किस समय सोना खरीदा था, जरा मुझे बता दीजिएगा। आप और आपकी पत्नी हो सकता है कहती रोज हो कि भाई सोना नहीं है, सोना नहीं है, लेकिन खरीदा कब था ये जरा मुझे बता दीजिए। 10 साल गुजर गए होंगे सर, 10 साल। मतलब मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरी एक उम्र है भाई, अगर मैं कहूँ कि मैं पिछले 30 साल से मैंने नहीं खरीदा, तो लोग कहेंगे भाई तुम क्या खरीदो? नहीं, मैं 10 साल की कह रहा हूँ, जो मुझे याददाश्त है कि मैंने नहीं खरीदा है। 2010 के आसपास खरीदा हो तो एक अलग बात है, 11 के आसपास। शादी ब्याह में जो मिल गया था वही आप रखे रहते हैं, उसी को महिलाओं का एक जो होता है, उसी को कभी इस डिजाइन, तो वो जो उनको मेरे हिसाब से जो जौहरी है या जो सुनार है, वो उनको बेवकूफ बनाता है। उनको लगता है मेरा सुनार जो है वो सबसे अच्छा है, वो केवल मेरे लिए काम करता है और वो बिल्कुल नहीं काटता है, उनका ये भी मानना है। लेकिन वो उसी में कुछ इधर उधर करते रहते हैं, कभी ये डाल के वो, तो वो डाल के ये, तो कभी इसका उसका, ये करते रहते हैं। ये उनकी एक आदत है कि ठीक है, वो मुझे उससे क्या लेना है। लेकिन इससे ज्यादा जो इस समय कंसर्न है शिव कुमार जी, और जो सबसे पहला कंसर्न है, देखिए बेरोजगारी, तो अगर कोई एक अच्छी सरकार आ गई तो हो सकता है कि 4 साल की जगह 8 साल लगे, लेकिन बेरोजगारी को हैंडल किया जा सकता है, महंगाई को हैंडल किया जा सकता है, भ्रष्टाचार को हैंडल किया जा सकता है। 2 चीजें मेरे हिसाब से इस समय ऐसी हो रही हैं जो इररिपेरेबल लॉस है। पहला, जिसको पहले भी हम और आप बात कर चुके हैं, उसको बहुत संक्षेप में कह दूंगा। जो संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया था, जो हमारा, वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश से 2 करोड़ लोगों का नाम काटा जा रहा है। बंगाल से 90 लाख किया गया था, उसको 27 बोलते हैं, वो गलत है। कुल 90 लाख लोगों का नाम कटा था, और उसमें यह भी था ना, वो माइग्रेट कर गए। तो अगर माइग्रेट किया तो कहीं बढ़ने चाहिए। खैर, मैं एक तो वो है, और दूसरा जो अभी कंसर्न है, जो ज्यादा बड़ा कंसर्न है, वो मेरे हिसाब से इस समय जो किसानों के ऊपर जो वो आने वाली है, मतलब किसानों के ऊपर जो राहुल गांधी ने कहा ना कि बुरी हालत होने वाली है। 2-3 कारण है, मैं एक एक करके वो कारण बता। पहला कारण, मोदी जी की खराब नीतियां। मोदी जी आज ये कह रहे हैं कि आप फर्टिलाइजर यूज करना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। हिंदुस्तान अगर आज फूड में आत्मनिर्भर हुआ है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण फर्टिलाइजर का यूज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, हम और आप भी जानते हैं। अब जो हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि साहब फर्टिलाइजर यूज करने से जमीन खराब हो जाती है, जमीन ऊसर हो जाती है, जमीन का फलाना हो जाता है, वो आधा नहीं, वो पूरा झूठ है। मैं बताता हूं क्यों। जो आमतौर पे फर्टिलाइजर के 3 तत्व होते हैं जो आपको जमीन में डालने होते हैं। एनपीके बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो नाइट्रोजन के रूप में यूरिया आती है, जो हम और आप आम भाषा में बोलते हैं यूरिया आ गई। डीएपी है, मतलब ये फिर 3 खाद हैं जो आपकी होती हैं। इसका अनुपात होना चाहिए जो भारत में कहा गया जाता है कि 4-2-1, 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटेशियम। लोगों को लगेगा ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहा है, समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारे और आपसे कंसर्न है और इस किसान से हो क्या रहा है कि आपने यूरिया में सारी सब्सिडी दे रखी है। अब वो एक अलग घन चक्कर है कि सब्सिडी का क्या है, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। यूरिया का आज अनुपात है कि करीब 10 से 12 यूरिया 2 फास्फोरस 1 पोटेशियम, इस अनुपात में आप कर रहे हैं। तो जब आप इतनी ज्यादा नाइट्रोजन डाल रहे हैं तो उससे जमीन खराब हो रही है। अमेरिका में ये सारी
खादें पड़ती हैं, लेकिन उनका अनुपात है 1-1-1, 1 नाइट्रोजन, 1 फास्फोरस, 1 पोटेशियम। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि आपकी ये नीति गलत है जिसकी वजह से हो रहा है। दूसरी बात इसको भी समझना जरूरी है शिव कुमार साहब, जो मैं जिस गांव से आता हूं, अगर गांव में 100 किसान हैं तो उसमें से 95 किसान की जोत 1 एकड़ से कम है, 1 एकड़ 1.5 एकड़, जो 95, 5 किसान मैं मानता हूं कि बड़े किसान। हिंदुस्तान के 80-85% किसान इस जोत के हैं, उनके पास जो रकबा है कि वो बो के अपने खाने भर कर उसमें पैदा करते हैं, और कुछ अगर एक्स्ट्रा हो गया तो वो उसके कपड़े लत्ते के लिए या और जो खर्चे होते हैं तमाम उनके लिए कर लेते हैं। आप तो फर्टिलाइजर का यूज कम करेंगे तो आपकी पैदावार कम। बिल्कुल। एक बात ये समझना, मैं इसलिए इसमें टाइम लेके कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि लोगों को ज्यादा चटपटा तो वही लगता है ना कि वो इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने गए तो वो क्या किया, लेकिन फिर भी आज मेलोडी की टॉफी दी है सर। हाँ, मेलोडी टॉफी ले गए थे आज, ट्रॉफी ले गए थे। वो भी एक खैर वो उस पे क्या बात करें। खैर मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक समझ लीजिए कि ये है क्या मामला, और इस मामले के साथ जो मेरी समझ है, जो मुझे लगता है कि दूसरी जो समस्या आ रही है वो एल नीनो की आ रही है। एल नीनो मतलब इसमें भयंकर गर्मी होगी। हिंदुस्तान उसमें दुनिया के सबसे प्रभावित क्षेत्रों में एक हिंदुस्तान होने जा रहा है, जो पैदावार पे सीधे इफेक्ट डालेगा। क्या होगा जब एल नीनो आया है, भयंकर सूखा अकाल पड़ा है, क्या भारत में उसके लिए कोई रास्ता है? आपने कोई तैयार किया है? क्योंकि एक चीज और जान लीजिए शिव कुमार जी, किसी दिन इस पे भी एक रिसर्च करने की जरूरत है। जो भारत का बार बार हम लोग भंडार कहते हैं ना कि फूड सिक्योरिटी इतना भंडार है, उसका एक बड़ा प्रतिशत सड़ा हुआ है। वो केवल कागजों में है, केवल कागज में है, लेकिन एफसीआई और उसके गोदामों में वो सड़ा हुआ है, वो खाने योग्य नहीं हो, आदमी के खाने के योग्य नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें, एक वोट चोरी और दूसरा जो किसानों की आफत आने वाली है, उसके लिए तो मुझे कोई तैयार होता हुआ कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है शिव कुमार जी। सर आज उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी और शाह को देश की जनता गद्दार कह के संबोधित करे, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर बीजेपी के निर्मला सीतारमण कल कह रही हैं कि कांग्रेस अगर ये इशू उठा रही है तो डिसरप्टर है, वो देश की तरक्की में बाधा डाल रही है, तो ये जो सारे लोग ये काम कर रहे हैं तो क्या ये देश की तरक्की के लिए कर रहे हैं? क्या ये देश के अच्छे के लिए कर रहे हैं? क्या ये किसानों के भले के लिए कर रहे हैं? जब ये 700 से ज्यादा किसान मरे, ये कौन है? अगर किसान के साथ कोई वो ना करे तो उसको जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो तो वही शब्द होगा। क्या आपने 700 से ज्यादा किसान मरे, उनकी एक भी डिमांड, मतलब इस देश के लाखों किसान, करोड़ों किसान जिससे प्रभावित थे, उनकी एक भी डिमांड आपने नहीं की। आपने उनको बेवकूफ बना के एक चिट्ठी थमा दी कि हम ये कर रहे हैं, कमेटी कर रहे हैं, आप भाग गए। तो कौन बेईमानी कर रहा है? कौन बेईमानी कर रहा है? तो ये तो आपको बताना होगा। आप जब आज क्या है, हमको और आपको ये गद्दार है। क्यों गद्दार है? क्योंकि हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपकी बात, आपकी हाँ में हाँ न मिलाने वाला गद्दार है, तो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाला गद्दार है भाई। ये तो जैसे आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं, और हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ इसलिए है क्योंकि आप तो आज अडानी का हित साध रहे हैं। अमेरिका के लोग यहाँ आके अडानी को सम्मान नहीं दे पाए क्योंकि अडानी जी उनको मिल ही नहीं पाए, उनका एड्रेस नहीं मिल पाया। तो उसको कौन उनको प्रश्रय दे रहा था? उनको कौन उनका एड्रेस नहीं बता रहा था? और इन्हीं कारण से आज आपके पास जो यहाँ से लोग पैसा वापस ले जा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों को विश्वास नहीं है आपके ऊपर। उनको है कि आप केवल 2-3 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर ये केवल 2-3 लोगों के लिए काम करना और आम हित के लिए काम नहीं करना, अगर देश के लिए गद्दारी है जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं, तो शायद गद्दार उनका कहने में कोई गलत बात नहीं कह रहे। सर एक बड़ा सवाल यह है कि अभी जो आप कह रहे थे विदेश के लोग जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारा धन सुरक्षित नहीं है, हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ कभी भी जातीय संघर्ष हो सकता है, कभी भी धार्मिक संघर्ष हो सकता है, और भी कई बातें हैं जिन पर मीडिया चर्चा नहीं करता, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे आज ही एलन मस्क ने कह दिया कि हम टेस्ला अब नहीं लगाएंगे देश में।
हम यहाँ जो कारखाना लगाने जा रहे थे अब हम बंद करते हैं। ये सर जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लेकर आ रहे हैं और उनमें बड़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, अभी आपने बताया कि ट्रंप ने कह दिया कि एप्पल फ़ोन इंडिया में नहीं बनाएगी, यहीं बनाएगी, तो क्या इसमें भी ट्रंप की ही कोई सोची समझी चाल है कि एलन मस्क कारखाना वहाँ कैसे लगाएं? और उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों को अमेरिका में आमंत्रित कर लिया, अमेरिका में फंड लगवा लिया, तो ये दोहरा झटका नहीं माना जाएगा? मैं दोनों चीजों पे बता दूं। ऐसा है कि देखिए, जब जब जो आज की तारीख में समस्या क्या है, समस्या ये है कि जो हमारा ट्रेड रिजर्व, जो हमारा रिजर्व है, जो डॉलर का रिजर्व है हमारे पास, वो क्षीण हो रहा है। और इसलिए डर ये लग रहा है कि हमें जो अपने कुछ लोन देने होते हैं, जो हमें अपने देनदारी जो होती है, वो कहीं डिफॉल्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर आप एक बार उस डेट ट्रैप में फंस गए, तब फिर तो वो है जो हम और आप ही समझते हैं। हमारे और आपके घर में इतना कर्जा ले लीजिए कि आपकी तनख्वाह भी पूरी ना पड़े, तो फिर तो आपके पहले घर बिकेगा, फिर कपड़े बिकेंगे, फिर बर्तन बिकेगा, फिर मालूम नहीं क्या क्या बिकेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक खराब एक नैरेटिव कहने में बीजेपी सक्सेसफुल हो गई है कि विदेशी अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। उसको भी समझ लीजिए। देश में दो तरह का होता है डेफिसिट। एक होता है जो हम और आप समझते हैं ट्रेड डेफिसिट, व्यापार का डेफिसिट। हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। अभी तक हमारा क्या था कि हम अभी भी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड सरप्लस नहीं होता। अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस था, जो अब वो भी डेफिसिट या बराबरी पे आ रहा है। तो हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो हमें वो अपना पैसा फॉरेन करेंसी चाहिए। अब चूंकि वो महंगी हो गई तो हमें महंगा और चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा होता है कैपिटल डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट क्या होता है? कैपिटल डेफिसिट होता है कि हमारे यहाँ हमने कहीं बाहर जाके कुछ निवेश किया, हमने अमेरिका में कोई एप्पल का एक शेयर खरीद लिया, किसी ने जाके वहाँ घर खरीद लिया, किसी ने दुबई में घर खरीद लिया। इस तरह का ये जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी ने इन्वेस्ट किया एक, और उसी तरह से विदेशी ने आके यहाँ इन्वेस्ट किया, उसने शेयर मार्केट में लगाया, उसने म्यूचुअल फंड में लगाया। अभी तक क्या होता आ रहा था कि जो बाहर से पैसा आता था वो ज्यादा होता था, और जो यहां से हिंदुस्तानी जो बाहर पैसा भेजते थे वो कम होता था। तो हमारा क्रेडिट डेफिसिट कभी नहीं रहता था, पैसा ज्यादा। अब क्या हो रहा है कि आपकी इन हरकतों की वजह से केवल अडानी है, प्रेस से हम बात नहीं करेंगे, प्रेस बोलेगा तो हम भग जाएंगे वहां से। हम जो लोकतंत्र है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, उसको हम अपनी बेईमानी से इधर उधर का ऐसा कर देंगे कि उसमें कुछ ना वो हो पाए कोई। तो इन सब वजहों से जो बाहर यहाँ पे पैसा लगा रहा था, उसका कॉन्फिडेंस आपके यहाँ कम हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है, उनका इस बार के ये सब रिपोर्ट्स में है, मैं अपने मन से नहीं, जो करीब 26 या 24 बिलियन का जो हमने विदेश में हमारा पैसा गया है, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे HNIs ने विदेश में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, या तो निवेश किया है, मतलब वहां उसका निवेश है, और वो एक बड़ा निवेश है। और वो उन HNI ने किया है जिसको मैं फिर घूम फिर के कहूँ, वही 16 लाख करोड़ जिनका आपने माफ किया था, जिनका आप कॉर्पोरेट टैक्स कम करके आप किसी भी हिंदुस्तान के पहले 25 जो सबसे वो वाली कंपनीज, उनको उठा के देख लीजिए, जो छप्पर फाड़ के प्रॉफिट हो रहा है, छप्पर फाड़ के, मतलब कोविड के दौरान तो गया ही हुआ था, उसके बाद अब छप्पर फाड़ के हो रहा है। तो ये जो दोहरी मार पड़ रही है कि वो तो अपना पैसा ले जा रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो लोग भारतीय हैं जो यहाँ पे व्यापार करते हैं, उनको भी आपके ऊपर विश्वास नहीं है, वो भी अपना पैसा बाहर ले जा रहे हैं। जो एक जो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि अंबानी जी जो थे, इन्होंने जब ये पैसा कमाया तेल वाला, जो रूस से इन्होंने खरीद करके कमाया, तो इन्होंने कहाँ भेजा? इन्होंने भेजा, इन्होंने सिंगापुर में उसको पार्क किया, भारत में लाके नहीं जमा किया। तो मेरे ख्याल में स्थिति गंभीर है शिव कुमार जी। चलिए सर, गंभीर स्थिति है, उससे सुलझना तो पड़ेगा ही, और इस देश की 145 करोड़ आवाम को सुलझना पड़ेगा। वोट कटने के बाद जनसंख्या जो गणना हो रही है, जनगणना हो रही है, उसमें और उसका तालमेल कैसा होगा, ये भी तय करेगा कितने एक्यूरेट वोट काट दिए गए और वो जनगणना में सम्मिलित हैं। इस पर भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि देश उन्हें जनसंख्या में तो मान रहा है,
लेकिन उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रहा है। उन मुद्दों पर हम बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, मीडिया चर्चा कर रही है। योगी ने बड़ा कदम खींच लिया है कि नमाज सड़क पर अदा नहीं कर पाएंगे। मीडिया ये कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने जहांगीर की उम्मीदवारी वापस करा दी, लेकिन मीडिया ये नहीं कह रही कि आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। इस वक्त को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, उस गरीब को कैसे सुरक्षा मिलेगी। फूड सिक्योरिटी में जो आपने बड़ा सवाल उठाया कि एक बड़ा हिस्सा जो सड़े हुए अनाज का है वो केवल स्टॉक में है कि हमारे पास 10 किलो आम है, लेकिन 3 किलो आम जो सड़े पड़े हैं वो किस काम के हैं? वो काट ही नहीं रहे हो वर्षों से, वो तो उसी में जुड़े चले आ रहे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था का ये हाल है कि हम पे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। हम बाजार गए, आम के ठेले पे खड़े थे, हम पे एक ही आम था, 2 बगल वाले के ठेले पे रखे थे, वो परेशान हो रहा था, उसे किसी को देने थे, कोई उधार ले ले। हमने वो 3 आम हाथ में पकड़ के हम कह रहे हैं हम पे 3 आम है, हम पे 3 आम है। यही देश में चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसे समझने में जितना वक्त लो वो ले लो। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।